तो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, बड़ा इजी चैप्टर है और पूरा सेक्शन 15 ही कवर करता है। बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। तो बिल्कुल नए तरीके से नया चैप्टर, सुने ध्यान से। जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 15, इसकी कुछ बाइफरकेशन बता देता हूँ मोटे मोटे तौर पे हमें क्या पढ़ना है सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 का सब सेक्शन 1 बताता है कि एक, पहले तो सिंपल से समझे ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। आपको अगर जीएसटी लगाना है, जीएसटी इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू जीएसटी रेट, यानी कि जीएसटी की रेट 18 है तो आप कहीं से पढ़ लोगे, लेकिन लगानी किसके ऊपर है इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, ताकि हम जीएसटी का अमाउंट निकाल सकें। अब सवाल आ रहा है कि सर ऐसा क्या है कि हमें एक चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग, तो कुछ मुद्दे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जो हमें डिस्कस करने चाहिए। जैसे कि आप गुड्स खरीदते हो तो जो पैकिंग का खर्चा है क्या वो भी उसमें इंक्लूड होगा, फिर जीएसटी लगेगा। ठीक है, मान लो कोई गुड्स है उसका एमआरपी 1000 है लेकिन आपको वो 600 रुपये मिल जाता है, तो 1000 पे टैक्स लगेगा कि 600 पे टैक्स लगेगा। ठीक है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर मान लो आप इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, आपने इंपोर्ट किया कोई प्रोडक्ट 1 लाख रुपए का, उस पर कस्टम ड्यूटी लग गई 10%, 10,000 की, कितने का हो गया 1,10,000 का। आपने सोचा मैं बेचते समय कम से कम 10,000 फायदा कमा लूँ, आप उसको कितने का बेचना चाहते हो, 1,20,000 का। बेचने पे लगता है जीएसटी, तो सवाल ये आ रहा है जीएसटी जब लगेगा, आप प्रोडक्ट को 1,20,000 में बेचना चाह रहे हैं, 1 लाख का सामान था, 10,000 का कस्टम ड्यूटी लगा, 10,000 आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 1,20,000 में बेचना चाहते हैं, तो जीएसटी जो 18% लगेगा वो 1 लाख पे लगेगा, 1,10,000 पे लगेगा, 1,20,000 पे लगेगा। तो ये हमें सोचना होता है। जैसे आपको क्या लगता है किस पे लगेगा, 1 लाख वैल्यू थी, 10,000 का कस्टम ड्यूटी, 10,000 का प्रॉफिट है, तो 1,20,000 रुपये लगेगा। तो ऐसे समय पढ़ना कि ऐसा टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाएगा, ये तो बोलते थे इतनी क्रेडिट देंगे कि कभी टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं, तो क्या लगता है अभी भी, हाँ लगता है। तो ये सब छोटी छोटी सी कुछ बातें हमें जो डिस्कस करनी है इस चैप्टर के अंदर। तो 15(1) बोलता है कि किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा, तो उन्होंने बोला कि जो वैल्यू, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसी को हम वैल्यू बोलेंगे और उसी पे टैक्स लगेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। बस दो शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेगी। दो क्या करनी है आपको, शर्तें पूरी करनी है। तो अगर दो शर्तें पूरी हो गई तो जितने में ट्रांजैक्शन हुआ होगा उतने पर ही हम जीएसटी लगाएंगे। हमने कहा कौन सी दो शर्तें, पहली कंडीशन जो बायर है और जो सेलर है, मतलब जो सप्लायर है और जो रेसिपिएंट है, वो क्या हो, नॉट रिलेटेड, वो लोग रिश्तेदार ना हो। हमने कहा आपको क्या दिक्कत है वो रिश्तेदार हो, बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है, रिश्तेदार होंगे तो वो सही अमाउंट नहीं बताएंगे, झूठ अमाउंट भी बता सकते हैं, इसलिए उसके केस में हम भरोसा नहीं करेंगे। जो वो बोलेंगे ना कि ये प्रोडक्ट मैंने इतने में खरीदा, तो हम भरोसा नहीं करेंगे, हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो। तो रिश्तेदारों के केस में तो हम अलग से प्रोविजन बनाएंगे, हम अपने हिसाब से निकालेंगे कितनी वैल्यू होनी चाहिए, उस पर जीएसटी लगाएंगे। आ रही बात समझ में। तो पहला तो दोनों रिश्तेदार ना हो, प्लस प्राइस इज दी सोल कंसिडरेशन। हमने कहा इसका क्या मतलब, बोले प्राइस के अलावा कुछ और ना हो। मतलब अगर ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये बस दिए गए हों और कुछ ना हो साथ में। हमने कहा क्या मतलब, तो बोला कि हो सकता है आप कहीं से किताबें खरीद के लाए हों, बहुत सारी किताबें खरीद के लाए हों, उन्होंने आपको बुक्स दी, आपने उसके बदले बोला कि हम आपको 10,000 रुपये देंगे और हम आपका रिटर्न फाइल भी कर देंगे। अब अगर आप 10,000 रुपये दोगे और रिटर्न फाइल भी कर दोगे तो 10,000 तो वैल्यू नहीं हुई ना बुक्स की, मतलब बुक्स की वैल्यू है 10,000 प्लस समथिंग,
तो अब इस समथिंग क्या है, इसको निकालना पड़ेगा, लेकिन 10,000 पे तो नहीं जीएसटी लगेगा, केवल 10,000 पे तो नहीं लगेगा। केवल 10,000 पे जीएसटी तब लगता है जब केवल 10,000 दिए गए होते और इसके अलावा कुछ भी ना दिया गया होता ना किया गया होता, क्योंकि कंसिडरेशन मनी के फॉर्म में भी हो सकता है और एक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कॉम्बो कर रहे हो कि मैं 10,000 रुपये दूंगा और मैं आपका रिटर्न वगैरह भी देख लूंगा, फाइल कर दूंगा, तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो इसका मतलब 10,000 के अलावा भी कीमत है इस प्रोडक्ट की। तो अब हमें नहीं पता ना कितनी कीमत है, तो फिर 10,000 अकेले पे नहीं लगेगा, हम रूल बनाए हुए हैं हमने, उनके हिसाब से लगेगा। तो अगर शर्तें दो पूरी हो जाती हैं, पहला सप्लायर और रेसिपिएंट क्या नहीं है, रिलेटेड नहीं है क्योंकि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरा, प्राइस इज दी सोल कंसिडरेशन, जब वो प्राइस 10,000 ही सोल कंसिडरेशन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं लेना देना, तभी तो 10,000 पे जीएसटी लगाएंगे। और 10,000 के अलावा कुछ लेना देना और है तो वो भी तो ध्यान रखेंगे, उसके बाद जीएसटी लगेगा, तो मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू पे नहीं लगेगा, उसको भी कंसिडर करना होगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिनमें या तो रिश्तेदारों के बीच ट्रांजेक्शन होता है या पैसों के साथ साथ कोई नॉन मॉनेटरी काम भी कर दिया जाता है, कोई एक्ट भी कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब हम जहां प्राइस को क्लियरली देख नहीं पाते कि यार ये 10,000 भी है, कुछ और दिख रहा है हमें, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को सेक्शन 15 सब सेक्शन 4 में कवर किया गया है। और उनकी वैल्यू कितनी होगी, एज पर वैल्यूएशन रूल्स। वो फिर वैल्यूएशन रूल के हिसाब से निकलेगा कि उसकी वैल्यू क्या होगी 15(4) में। ऐसे ट्रांजेक्शन जिनकी ट्रांजेक्शन वैल्यू पे हम जीएसटी नहीं लगा सकते, क्योंकि या तो रिश्तेदारों के बीच ट्रांजेक्शन हुआ है या फिर प्राइस इज नॉट दी सोल कंसिडरेशन, मतलब कुछ और भी इन्वॉल्व है, तो हमें कुछ और की कीमत निकालनी पड़ेगी। कीमत निकालने के लिए नियम बनाए गए हैं, इस सेक्शन 15(4) में कवर किया गया है। तो ये कब लगेगा, व्हेन वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। क्या कोई डाउट, अब देख लें, बीच में मैंने जगह छोड़ी। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बोलता है वैल्यू इंक्लूड्स, और 15(3) बोलता है वैल्यू एक्सक्लूड्स। यानी ये बोल रहा है कि वैल्यू में और क्या क्या इंक्लूड करेंगे, और ये बोला है वैल्यू में से क्या क्या माइनस करेंगे। ठीक है, तो 15 सेक्शन को हम देख रहे थे कि क्या है। 15(1) बोलता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम वैल्यू मान लेंगे, शर्तें दो हैं, क्या हुआ, रिश्तेदारी ना हो और प्राइस के अलावा कुछ ना दिया गया हो, प्लस ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो भी हम बता रहे हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू में से क्या क्या छोड़ देंगे वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड होगा क्या क्या एक्सक्लूड होगा। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, जैसे रिश्तेदार हो गया या कुछ और हो गया तो क्या होगा, तो फिर हम 15(4) में रूल हम बताएंगे, उनके हिसाब से काम होगा। फिर एक और सेक्शन बच्चा और खत्म होगा चैप्टर इन 5 सेक्शन में, वो है 15(5). वो बोलता है कुछ ट्रांजैक्शन है जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उन ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या निकाली जाएगी वो भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। यानी कि ये रूल नहीं लग रहा है 15(1) में कवर नहीं हो रहा है, 15(4) में कवर हो जाओगे, लेकिन साफ साफ गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है ट्रांजैक्शन, तो उसकी कीमत तो 15(5) के हिसाब से ही निकाली जाए। तो यह नोटिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं, वैल्यू क्या होगी, एज पर रूल्स प्रिस्क्राइब्ड। उन्होंने रूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं, उनके हिसाब से निकलेगी। ये हुआ मोटा मोटा 15 सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, अब हम 15(1) को शुरू करते हैं। करें शुरू, ये आपने नोट कर लिया, नहीं किया, इतने अच्छे बच्चे।
लिखा, देखें जरा सेक्शन 15 सब सेक्शन 1, नोट कर लें साथ में, वैल्यू ऑफ, साथ में नोट कर लें प्लीज, वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स ट्रांजैक्शन वैल्यू that is amount paid or payable for supply। तो ना बोला कि सप्लाई की वैल्यू क्या होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, दैट इज अमाउंट पेड और पेबल, ठीक है, फॉर सप्लाई, प्रोवाइडेड supplier and recipient are not related and sale price is the sole consideration। ये लिखवाया मैंने क्योंकि मुझे एग्जाम्पल लिखवाना था। एक मान लो होलसेल की दुकान है, होलसेल शॉप है, एक कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, सपोज करें एडिडास के शूज़ बेचते हैं जिसका एमआरपी है 10,000 मान लेते हैं। अब इनके पास अलग अलग तरह के कस्टमर आते हैं, ठीक है। अब इनके कस्टमर हैं ए बी सी डी, ठीक है, किसने बताया डी, पढ़ के आए अब 1 मिनट मेरी बात सुन लें, फिर बना लेना तीर। हो सकता है कि होलसेल शॉप वाला एक दुकानदार अलग अलग कस्टमर को अलग अलग रेट पे अमाउंट देता है, अलग अलग अमाउंट पे गुड्स बेच देता है। एक को उसने वो प्रोडक्ट बेचा हो 6,000 में, ठीक है, जो अमाउंट चार्ज करा गया इसे वो कितना करा, 6,000। बी से किया गया हो उसी चीज के लिए 6,200, हो सकता है सी से किया गया हो 5,800, हो सकता है डी से किया गया हो उसी के लिए 6,500। क्या ऐसा हो सकता है? नॉर्मल बात है। तो उनका ये कहना है कि आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 6,000, 6,200, 5,800, 6,500। तो वैल्यू क्या मानी जाएगी, वैल्यू मानी जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसके अलावा कुछ ना लिया हो और इनका आपस में कोई रिश्ता ना हो, तो हमने लाइन कोई रिश्ता नहीं है। ये तो क्या होता है, कस्टमर को देख के उस हिसाब से जैसा भी उसका बार्गेनिंग हुआ तो उस हिसाब से बेच देते हैं, यही तो होता है। एक ही प्रोडक्ट 4 तरह के कस्टमर 4 तरह की प्राइस पे बिकता है। तो हम बोलेंगे वैल्यू क्या होगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी 6,000 होगी, 6,200 होगी, 5,800 होगी, 6,500 होगी, दैट इज वैल्यू मीन्स ट्रांजेक्शन। कर ले नोट। तो हमने बोला कि वैल्यू का मतलब होगा ट्रांजेक्शन वैल्यू। लिख लिया? थोड़ा स्पीड बढ़ाएं प्लीज। लिखा क्या?
नहीं लिखा तो अब रहने दो, अब क्या लिखोगे जो अभी तक नहीं लिखा। देखें, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स ए पॉइंट, टैक्स, ड्यूटी, etc। तो उन्होंने बोला कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा। तो लिखा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, etc paid under any law except CGST, SGST, UTGST, IGST डायरेक्ट में नहीं लिखा लेकिन क्लैरिफिकेशन में है, तो मैं लिख देता हूँ IGST, ठीक है, एंड कंपेंसेशन सेस। उन्होंने बोला कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होंगे सारे टैक्सेस, बस जीएसटी छोड़ दो। मतलब जीएसटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन बाकी सब टैक्सेस अगर वैल्यू में इंक्लूड हो सकते होंगे तो वो होंगे। हम एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने एग्जांपल में दिया भी है। एग्जांपल 1 देखें, आपने क्या करा, इंपोर्ट करा माल और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट है जो मैंने एग्जांपल आपको बोल के दिया था। मान लो 10 लाख रुपए का आपने इंपोर्ट करा माल, अब इसके ऊपर आपको लग गई कस्टम ड्यूटी, और अपनी ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हमने ली है वो 10%, तो कितनी हो गई 1 लाख रुपए, तो कितना हो गया 11 लाख। अब हमने पढ़ा है कि इंपोर्ट पर IGST लगता है, तो इस पे लग रहा है IGST @18%। तो किसका 18%? क्या 10 लाख का 18%? नहीं, वैल्यू का लगेगा 18%। वैल्यू का मतलब क्या, वैल्यू इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस, ड्यूटी, सेस एक्सेप्ट CGST, SGST, UTGST, IGST और कंपेंसेशन सेस। सब टैक्स इंक्लूड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, यानी इसके ऊपर नहीं लगेगा, इसके ऊपर लगेगा टैक्स, इसका 18% लग जाएगा, ठीक है। तो जो भी लिख लेगा, हमें टैक्स का अमाउंट हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमारे लिए मुद्दा ये है कि ये क्या होगा, पार्ट ऑफ वैल्यू बनेगा, ये वाला टैक्स, ये है हमारे लिए मुद्दा। ओके, कोई डाउट आपको? एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। मिस्टर एक्स हैं और वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। इसीलिए बेसिक में ये टोबैको टोबैको चिल्ला चिल्ला के समझाया था, ताकि कभी और दिक्कत ज़्यादा ना आए। टोबैको पे आपको पता है बनने पे एक्साइज लगता है, सेंट्रल एक्साइज, और बेचने पर जीएसटी लगता है। ओपीएम पर बनने पर स्टेट एक्साइज, बेचने पर जीएसटी। पेट्रोलियम पर बनने पर सेंट्रल एक्साइज, बेचने पर वैट। एल्कोहल पर बनने पर स्टेट एक्साइज, बिकने पर वैट। एल्कोहल पे पूरा स्टेट का काम है, पेट्रोल पे ओल्ड सिस्टम है, पेट्रोल पे ओल्ड है, ओल्ड में मतलब सेंट्रल एक्साइज और स्टेट वैट। और टोबैको और ओपीएम पे एक्साइज और जीएसटी। तो टोबैको पे सेंट्रल का एक्साइज लगता था और ओपीएम पे स्टेट का एक्साइज लगता था, जो भी है। अब इस केस में देखना, अब मैं लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, टोबैको के प्रोडक्शन की वैल्यू। मान लो 10,000 रुपये का प्रोडक्शन करा, तो सबसे पहले इस पर क्या लग जाएगा, एक्साइज ड्यूटी। किसकी, सेंट्रल की, तो पूरा लिख देता हूँ, सेंट्रल एक्साइज
ड्यूटी रेट 10% रखेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए, कितना हो गया 1000, तो क्या आ जाएगा 11000। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, प्लस हमने किया प्रॉफिट ऐड, मान लो 4000। अब इसको हम सेल कितने में कर रहे हैं 15000। मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लग गई, ठीक है, पर हम प्रॉफिट ऐड करके बेच रहे हैं। चलो हटा देता हूँ कन्फ्यूजन, ठीक है। अब ठीक है, सरल कर दो, क्या लगेगा, अब इसको हम सेल कर रहे हैं सपोज 11000 में, तो अब क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा एट द रेट 18%। टोबैको पे जीएसटी लगता है ना, और बनने पे एक्साइज। अगेन लाइन दोहरा लो, क्या लिखा है, वैल्यू शेल इंक्लूड ऑल टैक्सेस ड्यूटीज सेस अंडर एनी लॉ एक्सेप्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड कंपेंसेशन सेस। पहला पॉइंट खत्म। नोट कर लिया आपने, हाँ या ना। कल एक एक एग्जांपल ही नोट कराऊंगा ताकि आप कॉपी से गो थ्रू करो, क्योंकि 5 छोटे छोटे सेक्शन है तो मुझे टाइम नहीं लगना, इसलिए मैं तुम्हें नोट करा रहा हूँ। 2-2 3-3 पॉइंट लाइन और एक 3 लाइन का एग्जाम्पल, और हर पॉइंट खत्म होता जाएगा। तो आप कॉपी से देखोगे तो 2 पेज में वैल्यूशन का ये सेक्शन खत्म हो चुका हो। और हम सिक्वेंस में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम पढ़ेंगे इसके बाद बी। देख लो, अब लिखते रहना बी पॉइंट। एक बार मैं आपको डायरेक्ट भी दिखाते जाऊँ, एक मिनट रुकना। ये सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ गुड्स shall be transaction value which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or service of both where supplier and recipient of supply are not related and price is the sole consideration। ये पढ़ा हमने। सेकंड पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं, द वैल्यू ऑफ सप्लाई shall include any taxes, duties, cess, fees charged levied under any law for the time being in force under other than this act, the State Goods and Service Tax Act, Union Territory Goods and Service Tax Act, and the Goods and Service Tax Compensation to States Act if charged separately by the supplier। बोले दिस एक्ट मतलब सीजीएसटी एक्ट, और बाकी और लिख दिया उन्होंने, इस एक्ट के अलावा कोई भी टैक्स लगेगा। बी पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for goods or service or both। फिर से एक बार लाउड रीड कर लें साथ में, मैं ऐसा मानते हुए कि बिल्कुल समझ नहीं आया, मतलब ये तो सच भी है लेकिन फिर भी मान लें ऐसा। बोलें एक बार लाउड, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे। कौन पे करेगा, सप्लायर, है ना, जो सर्विस या गुड्स ले रहा है। इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय रेसिपिएंट। चुकाना किसको था, रेसिपिएंट चुकाता वो अमाउंट, लेकिन कौन चुका रहा है, सप्लायर, ठीक है। विच हैज बीन इनकर्ड बाय रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई एंड not included in the price actually paid or payable for the goods or service or both। तो एग्जांपल से ही समझा देता हूं इतनी इंग्लिश। लिखें, साथ में लिख लें, एनी अमाउंट दैट is that the एक मिनट ना, any amount that is paid by supplier plus it was incurred by, it was the liability of
रेसिपिएंट। मैंने क्या लिखा, एनी अमाउंट दैट इज पेड बाय सप्लायर एंड इट वाज इनकर्ड बाय रेसिपिएंट, या ऐसा बोलो इट वाज द लायबिलिटी ऑफ रेसिपिएंट एंड नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस, और उसने उस प्राइस में इंक्लूड किया नहीं है। ये तो हो गई इंग्लिश। अब देख लें इसका एग्जाम्पल, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल होते हैं। समझाऊं मैं एग्जाम्पल, फिर नोट करना, एग्जाम्पल समझ लेना, नोट करना, 2-3 मिनट का एग्जाम्पल। आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया मेरा मकान बना देना, ठीक है, तो आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर से डील करा, ये आप हैं, और ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टर। इसका मतलब ये हो गया सप्लायर, ठीक है। अरे एनी अमाउंट दैट इज पेड बाय रेसिपिएंट, और किसकी लायबिलिटी थी, सप्लायर। ये अमाउंट चेंज कर देना, है ना। एक कॉन्ट्रैक्टर हो गए सप्लायर, आप हो गए क्लाइंट, ठीक है, या कस्टमर, आप क्या हो गए, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। ये आपको दे रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज, ठीक है, एक घर बनाएगा आपका, ओके, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मटेरियल और सर्विस दोनों का अमाउंट हुआ है। अब इसने क्या किया है, इसने मार्केट जाके कुछ सामान एक्वायर करा, कॉन्ट्रैक्टर ने लेके आया, क्या लेके आया, सीमेंट लेके आया, ब्रिक्स लेके आया, ठीक है, और सैंड लेके आया, और जो सब कुछ लेके आया इसका अमाउंट जो बना, इसका अमाउंट बना, ये सपोज करो 30 लाख रुपए, ठीक है। अभी आपके पास आके बोलता है कि सर वो अपनी बात हुई थी, सपोज करें कि कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट कितना था, 50 लाख में, मैंने क्वेश्चन में लिख रहा, बाहर लिखा मैंने, तो उसने बोला थोड़ा सा पैसा दे दो, हमें किसको देना है, मार्केट से हम सामान खरीद के लाए उसको देना है। एडवांस लेते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते जाते एडवांस लेते जाते हैं, पर थोड़ा बचा हुआ पैसा जब काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस सप्लायर ने, कॉन्ट्रैक्टर ने मार्केट से सामान खरीदा है, उसके नाम पे ही बिल है, उसने वो बिल हमें दे दिया कि सर वो कुछ एडवांस पैसा दे देते। हमने कहा कितना चाहिए, बोले इतना दे दो कि हम मार्केट का चुका दें। हमने कहा ठीक है बता दो, मैं ही जाके चुका दूंगा, जाने ही मेरा उस साइड। उसने हमें बता दिया कि जाओ आप मार्केट में उस दुकान पे पेमेंट कर देना। रेसिपिएंट ने जाके क्या किया, इस दुकान वाले को पे किए, कितना, 30 लाख। अब जब फाइनल बिल बन के आया इनकी तरफ से, सप्लायर की तरफ से, तो वो बिल बन के आया, मान लें 40 लाख, कभी कंफ्यूजन ना हो इसलिए अमाउंट 20 लाख कर देता हूँ। अब देखना क्या हो रहा है, एक तो उसने बता दिया था कि सर आप उस साइड जा रहे हो तो मार्केट वाले को दे देना, इसलिए मैं एडवांस मांग रहा था, आप डायरेक्ट वहीं दे देना, ठीक है, और ऐसा करो आप 20 लाख मुझे दे दो और 30 लाख रुपए आप मार्केट में उस दुकान को दे देना, है ना। आपका 50 लाख का एग्रीमेंट हुआ था, ये मकान बन गया है, 30 लाख आप वहाँ दे देना उस दुकान वाले को और 20 लाख का हमें पेमेंट कर दो। उसने बिल बना के दिया केवल कितने रुपए का, 20 लाख का। हमने कॉन्ट्रैक्टर को दिए 20 लाख रुपए और हम दुकान पे गए, हमने दुकान वाले को कितने दे दिए, 30 लाख रुपए। अब जो हमने इंग्लिश लिखी है उससे हम यहाँ मैच करते हैं। दुकानदार के 30 लाख रुपए देना किसकी जिम्मेदारी थी, कॉन्ट्रैक्टर की या क्लाइंट की। कॉन्ट्रैक्टर देता, वो सामान खरीद के लाया, हमने तो कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करा था 50 लाख रुपए देंगे घर बना दो, वो सामान खरीद के लाया, उसने हमें डायरेक्शन दिया कि आप चाहो तो उसी को 30 लाख दे देना, मुझे 20 लाख रुपए दे दो, और उसने बिल बना के दे दिया कि 20 लाख रुपए दे दो। तो मैंने क्या किया है, सप्लायर की लायबिलिटी थी 30 लाख, वो चुकाई है, और 20 लाख सप्लायर को अलग से दिए हैं। तो जब 20 लाख का सप्लायर ने बिल बनाया तो उसने वो 30 लाख रुपए जो किसी और को दिलवा दिए हैं वो अमाउंट इस बिल में इंक्लूड ही नहीं किया, उसके अलावा बिल बना दिया। एग्जाम्पल कठिन है ही नहीं, कठिन हो भी नहीं सकता है। अब इसको इंग्लिश में एक बार बोल दो और बताओ इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, कितनी मानी जाएगी, 20, 30, 50, 50, 50 लाख मानी जाएगी, कोई डाउट नहीं है, डाउट वाली बात ही नहीं।
तो प्रोविजन क्या बोलता है कि एनी अमाउंट पेड बाय रेसिपिएंट विच वॉज द लायबिलिटी ऑफ सप्लायर एंड नॉट इंक्लूडेड इन दी प्राइस और बिल, और वो बिल में इंक्लूड नहीं किया गया है। हम पढ़ रहे हैं वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन शैल इंक्लूड टैक्सेस, और दूसरा पॉइंट एनी अमाउंट पेड बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर विच वाज नॉट इंक्लूडेड इन दी बिल। आ रही बात आपको समझ में कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में अमाउंट जोड़ा जाएगा, ऐसा कोई भी अमाउंट जो रेसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ से पे किया। आगे बढ़े क्या हम? ठीक है, दूसरा पॉइंट हुआ हमारा, नोट कर लिया आपने? कर लो कर लो कर लो, एक एग्जाम्पल ही है, अच्छे से आपको समझ में आता चल। ओ, वक्त का पता ही नहीं चला। वो तो तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन पे बिल्कुल ऐसा दिख रहा था कि 9 बज गए। थोड़ा सा और, किसी गर्ल्स हॉस्टल वाली दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कि केवल लड़कियों की दिक्कत होती है, लड़कों को भी रहती है। किसी को मिलने जाना है, किसी को छोड़ने जाना है। बस 2 मिनट यार, थोड़ा सा। ठीक है, हटाओ इसको। लो जल्दी जल्दी नोट कर लो। और क्या, वो तो मन का रहता है ना फिक्स कि 9 बजे कहाँ से मन लगेगा, बंद हो गया मन, मन के मंदिर। देखो, कर लिया नोट? कुछ लोग ऐसे ही स्लो नोट करेंगे, ऐसे ही टाइम निकल जाए, कुछ हो जाए छुट्टी, ठीक है। कहाँ एक आध और पॉइंट पढ़ के जाएंगे। ठीक है, सुन लो, तीसरा पॉइंट सुन लो। उसमें ये लिखा हुआ है कि जब सप्लाई की जा रही है उस समय अगर सप्लायर कुछ भी कर रहा है उस सप्लाई के संबंध में, सप्लाई करने के पहले या सप्लाई करते समय, उस सारा अमाउंट जोड़ा जाएगा। जैसे कि हमने टीवी खरीदी, उसका जो अमाउंट है, उसमें जो इंस्टॉलेशन करेगा सप्लाई करते समय, इंस्टॉलेशन पे जो होगा उसका अमाउंट भी उसने जोड़ ही लिया होगा। और नहीं जोड़ा होगा, वो बताया कि टीवी इतने की है, इंस्टॉलेशन का 500 अलग से है, तो दोनों को जोड़ा जाएगा और उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ टीवी माना जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल गुड्स माना जाएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सप्लायर जो भी सप्लाई कर रहा है, उसकी सप्लाई करने के पहले या उसकी सप्लाई करते समय जो भी एक्स्ट्रा करते जा रहे हैं वो सब उस सप्लाई में ऐड होते जाएगा। जैसे उसने बोला कि 50,000 की टीवी 1,000 रुपये आपको लगाना है, तो मतलब ऐसा बोला कि 51,000 रुपये देना, लगा भी देंगे, तो मतलब बाय डिफॉल्ट आप कर भी वही रहे हो और होगा भी यही कि जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है, जो सप्लाई टीवी की सप्लाई करते समय जो भी एंसिलरी एक्टिविटी की जा रही है, उन सबका अमाउंट टीवी की सप्लाई में ही जोड़ा जाएगा और उसको टीवी की सप्लाई ही माना जाएगा। टोटल 51,000 रुपये। ठीक है, 1 मिनट बस देख लें सी पॉइंट, फिर भले हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग। पैकिंग हो सकती है प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, टर्सरी पैकिंग, गिफ्ट की पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग मतलब मैं तीनों समझा देता हूँ। आप टूथपेस्ट देखा है कभी? देखा तो होगा, तो जिसको दबाते हैं ना और निकल आता है वो है प्राइमरी पैकिंग। जो इसके ऊपर लगा रहता है वो है सेकेंडरी, और जो बॉक्स में रख के आता है बड़े, वो क्या है उसकी टर्सरी पैकिंग। तो कोई भी पैकिंग हो वो सब
का खर्चा उन टूथपेस्ट की वैल्यू में इंक्लूड होगा। ठीक है, और वो इसी को तो हम बोलते हैं क्या, कंपोजिट सप्लाई, कि प्रोडक्ट भी है और उसके साथ पैकिंग भी है, तो ये सब कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। और किसकी सप्लाई माना जाएगा, टूथपेस्ट की सप्लाई माना जाएगा। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग चार्ज बाय सप्लायर, इंक्लूडिंग मतलब जस्ट एग्जांपल है ये, तो कोई भी इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस चार्ज बाय सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑफ अ सप्लाई एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। गुड्स की डिलीवरी के समय, गुड्स की डिलीवरी करने के पहले या सर्विसेज सप्लाई करते समय जो भी कुछ किया जा रहा है सप्लायर के द्वारा, उसके लिए वो जो भी अमाउंट चार्ज करेगा वो सब कुछ इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल पैकिंग चार्ज होगा, कमीशन चार्ज होगा, मैं बता देता हूँ, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा चार्ज होगा। अगर आप बोलते हो कि इसको इंस्टॉल कर दो तो इंस्टॉलेशन का खर्चा चार्ज होगा। आप बोलते हैं इसको लगा के एक बार इंस्पेक्ट कर दो, चला के दिखा दो, उसमें जो भी खर्चा आ रहा है हम देखेंगे, तो वो खर्चा भी, ट्रायल रन का खर्चा भी, क्वालिटी इंस्पेक्शन का खर्चा भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होते जाएगा। रास्ते का इंश्योरेंस इंक्लूड होगा या नहीं होगा, होगा, वो सब कुछ इंक्लूड होगा। यानी आपने होटल से खाना ऑर्डर करा है, जोमेटो वाला घर पे देके आया, तो जो भी रास्ते का है सब कुछ, खाने की कीमत, ट्रांसपोर्ट की कीमत और उसको जो आपने टिप दी है, वो सब कुछ किसमें इंक्लूड होगा, वैल्यू ऑफ फूड, क्योंकि ये है कंपोजिट सप्लाई। तो प्रिंसिपल सप्लाई किसकी हो गई, खाने की, तो उसमें ट्रांसपोर्ट भी जुड़ेगा, उसमें टिप का खर्चा भी जुड़ेगा, उसमें सारे खर्चे जुड़ जाएंगे। इंश्योरेंस करा होगा तो इंश्योरेंस भी जुड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हम कल कंटिन्यू कर लेंगे हॉस्टल का। सच बताना, हॉस्टल कितने बजे बंद होता है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना। ओके, बाय बाय।